डियर स्टूडेंट, महाविद्यालय के थर्ड ईयर ज्योग्राफी स्टूडेंट का महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में भारत के भौतिक जो प्रदेश हैं उसमें तटीय मैदानों में पश्चिमी तटीय मैदान का अध्ययन किया। अब हम आज जो हमारी जो क्लास है वो पूर्वी तटीय मैदान को लेके है। हमने जो हमारे तटीय मैदान हैं उनको दो भागों में देखा था, एक पश्चिमी तटीय मैदान और एक पूर्वी तटीय मैदान। हम पश्चिमी तटीय मैदानों का अध्ययन कर चुके हैं पिछली क्लास में। आज हम देखेंगे पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय जो मैदान हैं, जिस तरीके से हमारे पश्चिम तटीय मैदान थे उसी तरीके से जो पूर्वी तटीय मैदान है उनका भी जो विस्तार है वो वही जो पूर्वी हमारे घाट हैं, इन पूर्वी घाटों के और समुद्र के मध्य, या हम कह सकते हैं कि पूर्वी घाट के सहारे सहारे इनका विस्तार है। ये उत्तर में सुवर्ण रेखा से इनकी शुरुआत होती है और दक्षिण में ये कुमारी अंतरिप तक फैले हुए हैं। पूरा जो पूर्वी मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान है, वो औसत रूप से जो इनकी लंबाई है वो 1800 किलोमीटर है और जो औसत चौड़ाई है वो 60 किलोमीटर है। पश्चिम तटीय जो मैदान थे उसकी बनिस्बत ये जो मैदान है वो काफ़ी चौड़े हैं। इसका कारण ये है कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी कई सारी नदियाँ जो आपकी पश्चिम से निकलकर पूर्व की तरफ आकर बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले इन तटों पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसके कारण ये जो तट है वो काफ़ी चौड़े हैं। इसी के साथ पूर्वी तटीय मैदान जो है वो मैंने बताया आपको कि नदियों के पठारों के ऊपरी भाग से अपवर्तित सामग्री लाकर ऊपरी भागों में बिछाकर समुद्र के समीप के भागों में बालू लाकर नदियों पर ढेर बिछा देती हैं, जिसके कारण इन मैदानों में कापीय मिट्टी, बालू मिट्टी मिलती है। पूर्वी तट मैदान के रूप में ये जो मैदान हैं वो इसलिए जाने जाते हैं। इन बालू के ढेरों द्वारा उड़ीसा के तट में चिल्का झील है उसका निर्माण हुआ है, केल्लोरु झील का निर्माण हुआ है, तमिलनाडु तट पर पुलिकट झील का निर्माण हुआ है। ये सारी जो झीलें हैं ये लेगून झीलें हैं, या हम कह सकते हैं पश्च जल या बैक वाटर युक्त झीलें हैं। इन झीलों पर पर्यटन हेतु नौकायन और मत्स्योत्पादन भी अधिक होता है। जो चिल्का झील है उड़ीसा की, ये भारत की सबसे बड़ी पश्च झील या लेगून झील है, जो कि उड़ीसा, जब हम इनके तटों की बात करेंगे तब उस पर स्थित है। ये अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा मैदान है। जो पूर्वी तटीय मैदान है वो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ अपेक्षाकृत लंबी हैं, जबकि हमने जो पूर्वी घाट का जब अध्ययन किया था, पूर्वी तट का अध्ययन किया था, यहाँ पर क्या होता है, घाट सेक्शन से निकल के नदियाँ सीधी मैदान से होके आपके समुद्र में गिर रही थी, जबकि यहाँ जो नदियाँ आ रही हैं ये सारी इस भाग से निकलकर ठेठ आपके इतना लंबा सफ़र, कृष्णा है, चाहे गोदावरी है, चाहे आपकी महानदी है, ये सारी नदियाँ बहुत लंबा रास्ता तय करके आने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसके कारण अपने साथ कई सारा अपरदित मटेरियल लेके आती है ये नदियाँ, और बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले ये तटों पर डेल्टा के रूप में इसका निक्षेपण करती हैं, जिसके कारण ये जो मैदान है वो काफ़ी चौड़े हैं। अगर हम अध्ययन की दृष्टिकोण से देखें तो अध्ययन के दृष्टिकोण से जिस प्रकार हमने हमारे पश्चिमी जो तट था उसको 4 भागों में बांटा था, तो इसी प्रकार हमारा जो पूर्वी तटीय मैदान है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला हमारा जो मैदान है वो उत्कल का मैदान। उत्कल का जो तटीय मैदान है ये गंगा नदी के डेल्टा से लगा के महानदी के डेल्टा के मध्य अवस्थित है। विशेष करके जो हमारा उड़ीसा का भाग है, वो संपूर्ण उड़ीसा का जो तटीय भाग है इसको उत्कल मैदान के नाम से जाना जाता है। प्रादेशिक रूप से इसका विस्तार जो है वो उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है। उड़ीसा का संपूर्ण तटीय मैदान इसके अंतर्गत आता है। उड़ीसा में इसको चंद्रभागा तट के नाम से भी जाना जाता है। इस जो तट है इसमें
कोलकाता, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी, पारादीप, हल्दिया जैसे बड़े बड़े बंदरगाह हैं। ये जो तट है वो काफ़ी छिछला तट है, जिसके कारण यहाँ पर बंदरगाहों का निर्माण हुआ है। इसी के साथ यहाँ पर प्रवाल नहीं पनप पाते हैं, क्योंकि ये जो तट है वो छिछला तट है। यहाँ पर नंदन कानन नामक वन्य जीव जलीय जीव अभयारण्य इस तट पर पाया जाता है। इसी के साथ आपने सुना होगा नाम चांदीपुर, जहाँ से जो भारत के जो रॉकेट्स हैं उनका परीक्षण किया जाता है, वो यहीं पर द्वीप स्थित है चांदीपुर, वहीं से किया जाता है। तो इस प्रकार जो इसी तरीके से जो आपका चिल्का झील है, ये भी इसी तटीय मैदान के अंतर्गत आती है, उत्कल तटीय मैदान के अंतर्गत। आप इसकी अवस्थिति भी ज़रूर देखिएगा आपके जो एटलस है उसके अंदर। तो इस प्रकार गंगा नदी के डेल्टा से लगा के यहाँ तक महानदी के डेल्टा, इसके मध्य जो भाग आता है उसको हम उत्कल का मैदान, तटीय मैदान है वो कहते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा मैदान है हमारा, वो है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट की जो हम बात करें तो उत्तरी सरकार तट का जो विस्तार है वो महानदी के डेल्टा से लगाकर जो आपका चेन्नई में जो चेन्नई की पुलिगट झील है, यहाँ तक इसका विस्तार है। प्रादेशिक दृष्टिकोण से यह पूरा जो तट है ये आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। महानदी से लगा के पुलिट तक इसका विस्तार है। मुख्यतः आंध्र प्रदेश के तट पर इस तट को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। यहाँ पर तटीय मैदान सबसे अधिक चौड़ा है। ये जो मैदान है, संपूर्ण पूर्वी जो तटीय मैदान है उसमें सबसे ज़्यादा जो चौड़ा भाग है वो उत्तरी सरकार तट जो है वहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियाँ इसी भाग में डेल्टा है वो बनाती हैं। देखिए यहाँ पर ये गोदावरी नदी का डेल्टा का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर कृष्णा नदी के डेल्टा का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण ये जो भाग है वो काफ़ी अधिक विस्तृत है चौड़ाई के दृष्टिकोण से। इस तटीय मैदान में विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, श्रीकाकुलम, काकीनाडा जैसे प्रमुख बंदरगाह यहाँ पर अवस्थित हैं। इसी तट के दक्षिण छोर पर श्री हरिकोटा द्वीप का अंतरिक्ष जो स्टेशन है वो भी आपका यहीं पर मिलता है। तो इस तरीके से अगर कृषि के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर चावल और मछली इस तट पर ज़्यादा उत्पादित किया जाता है, पर बंदरगाह के दृष्टिकोण से ये जो तटीय मैदान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। थर्ड जो मैदान है हमारा, जो पूर्वी तटीय मैदान है, उसका जो तीसरा जो हिस्सा है वो है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट का जो विस्तार है वो पुलिकट जो झील है वहाँ से लगा के तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। तो प्रादेशिक दृष्टिकोण से इसका जो संपूर्ण विस्तार आता है वो तमिलनाडु का जो तटीय प्रदेश है उसके अंतर्गत आता है। यह तट पुलिकट जो झील है, पुलिकट ये झील है, ये भी झील ऐसी ही झील है जैसी चिल्का झील है। ये भी लेगून झील है, ये भी लेगून झील है, जिसका जो जल होता है वो खारा होता है। और पुलिकट से लगा के कुमारी अंतरिप तक ये फैला हुआ है, कन्याकुमारी तक। ये बहुत विस्तृत और चौड़ा तट है। इस तट पर बलुई मिट्टी और कापीय मिट्टी के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर पाम्बन द्वीप, धनुषकोटी, रामेश्वरम आदि प्रसिद्ध द्वीप हैं जो इसी आपका जो कोरोमंडल तट है इसके अंतर्गत आते हैं। प्रमुख बंदरगाहों की हम बात करें तो इसके अंतर्गत चेन्नई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, धनुषकोटी, पदुचेरी जैसे प्रमुख बंदरगाह इसके अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ जो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य आदम सेतु, चेन्नई तट पर एशिया का सबसे लंबा एवं चौड़ा मेरीन बीच भी अवस्थित हैं। इस तट पर कावेरी नदी का जो थंजवुर डेल्टा है वो यहाँ पर बनता है। इस तट पर देखिए, इस जो हमारा जो उत्कल का मैदान था, उड़ीसा का मैदान जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर महानदी डेल्टा बना रही है। जो हमारा मध्य का जो उत्तरी सरकार तट है यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा नदी डेल्टा बना रही है। और तीसरा जो हमारा कोरोमंडल तट है यहाँ पर जो
प्रमुख नदी है वो कावेरी और वेंगई, ये दो नदियां हैं जो कि डेल्टा का निर्माण है वो कर रही है। उत्पादन के दृष्टि से ये जो मैदान है वो चावल और नारियल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी के साथ साथ इस तट पर केले के बगीचे भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे जो पश्चिम तटीय मैदान हैं उनका हमने वर्णन किया। कंपैरिजन वाइज अगर हम देखें पश्चिम तट और पूर्वी तट, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पश्चिमी तट हैं वो संकरे हैं, जबकि पूर्वी तट हैं वो चौड़े हैं। पश्चिमी तट को अध्ययन या प्रादेशिक दृष्टिकोण से हम 4 भागों में बांटते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान को हम 3 भागों में बांटते हैं। इसी के साथ पूर्वी तटीय मैदान चावल और मत्स्य उत्पादन के लिए ज़्यादा अधिक फेमस हैं, जबकि जो पश्चिम जो तटीय मैदान है वो मसालों के उत्पादन के लिए, चाय के उत्पादन के लिए, कॉफ़ी के उत्पादन के लिए ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। अंत में हम अगर दोनों जो हमारे तटीय मैदान हैं, पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान हैं, इनके हम इकोनॉमिकली अगर इनका इम्पोर्टेंस देखें तो ये जो मैदान हैं वो चावल के दृष्टिकोण से काफ़ी व्यापक हैं। बंगाल के तटीय क्षेत्रों में जूट की खेती भी की जाती है। इन तटों पर नारियल, सुपारी, ताड़ आदि के बगीचे पाए जाते हैं। इन तटों पर इसी के साथ कुटीर उद्योग, रस्सी बनाना, पायदान बनाना, पंखे आदि संबंधी जो उद्योग हैं वो पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ ये जो दोनों तट हैं आपके पूर्वी तट और पश्चिमी तट, भारत में मत्स्योत्पादन के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर मछलियों को सुखाकर पैक कर भोजन और मोती निकालना, नमक तैयार करना, उससे संबंधित कई उद्योग इन तटों पर किए जाते हैं। इसी के साथ साथ ये जो दोनों तट हैं भारत के, वो बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत के जो महत्वपूर्ण जो 16 बंदरगाह हैं वो इन्हीं तटों पर अवस्थित हैं, जिसमें पूर्वी तट बंदरगाहों के दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि पूर्वी तट जो है वो छिछला तट है बनिस्पत के पश्चिमी तट के। इसी के साथ साथ इन तटों पर विविध खनिज जैसे नमक और तेल पाए जाते हैं। भारतीय तटों या जब हम बीच की बात करते हैं पर्यटन के दृष्टिकोण से, तो केरल का कोवलम बीच, लक्षद्वीप के बगर में आइसलैंड बीच, अंडमान का राधानगर बीच, महाराष्ट्र का तार करेली बीच, गोवा का पोलालेलम बीच, चेन्नई का मरीन बीच, ये सभी पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र का माध्यम बनते हैं। तो इस प्रकार से पर्यटन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी ये जो तटीय मैदान है यहाँ पर पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो अधिक है। तो इस प्रकार ये जो मैदान है वो उत्तरी जो हमारे गंगा और यमुना नदियों से बनने वाले जो मैदान है, भारत का जो विशाल मैदान है, उसके पश्चात ये जो तटीय मैदान है वो भी भू आकृतिक दृष्टिकोण से विशिष्ट महत्व रखते हैं।